चलिए बेटा रिकॉल करते हैं अभी तक के हम लोग ने क्या देखा वो सारी बातों को वो लास्ट में लेंगे है ना। पहले आज वर्क का पूरा निपटा देंगे, इंशाल्लाह आज वर्क निपट जाता फिर उसके बाद जाएंगे आगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग ने वर्क जब कैलकुलेट किया था तो हम वर्क जब हमने स्टार्ट किया था हमने देखा था वर्क क्या होता है। जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहते हैं कि भैया क्या हुआ है, वर्क हुआ है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम डायरेक्शन में है तब तो बहुत अच्छा है। डायरेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तब अपने को क्या करना पड़ता है, फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और उसमें से जो कंपोनेंट आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। जैसे कि एफ कॉस थीटा आया तो एफ कॉस थीटा को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई, जनरली एफ कॉस थीटा ही होता है, हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा होता है जैसे आगे कि अब हम अगर वर्क डन का फिर जनरल फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा, तो बोले वो आएगा एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ओके चलो वो भी मान लिया। फिर नेक्स्ट क्या, अगर आप वर्क को एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन के तहत उसको वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस भी लिख सकते हैं। क्या कैसा, अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो बिल्कुल अंदर रख दो, नहीं तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा वो। हाँ तो क्या काम कर रहे हैं अभी आप, ठीक है। तो देखो आप उसको वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने देखा था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स में। फिर हमने देखा था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स का पार्ट। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स में हम लोग ने क्या देखा था कि अगर फोर्स वेरिएबल है यानी फोर्स बदल सकता है, बदल रहा है, कभी कभार वो सिर्फ एक्स के साथ बदलेगा, कभी एक्स और वाई दोनों के साथ बदलेगा, कभी एक्स वाई जेड तीनों के साथ बदलेगा, इट विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो उस सिचुएशन में आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने एक डेरिवेशन बनाया था। अगर फोर्स सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही हो रहा है तो फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अगर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई दोनों एक्सिस के बीच में हो रहा है यानी एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, यानी फोर्स जो है एक फंक्शन है एक्स का भी और वाई का भी, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर भी हो रहा है, एक्स पे भी हो रहा है और वाई पे भी हो रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। अब अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है तीनों एक्सिस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे भी हो रहा है, वाई एक्सिस पे हो रहा है और साथ ही साथ जेड एक्सिस पे भी हो रहा है, और जो फोर्स आप लगा रहे हो इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स ऑल्सो वाई ऑल्सो एंड जेड ऑल्सो, है ना। मतलब एक्स एक्सिस पे बदल रहा, वाई पे बदल रहा, और जरूरी नहीं बदलेगा, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। जैसे कल जब हम लोग वेरिएबल फोर्स का आखिरी प्रॉब्लम देखे थे उसमें दो कैटेगरी का प्रॉब्लम बताया था मैंने, उसमें फोर्स कांस्टेंट था। बोले कैसे, जरा देखो तो एक बार निकालो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स का सबसे आखिरी प्रॉब्लम जाओ, एक प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम थे। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स का सबसे लास्ट प्रॉब्लम, निकाले। अब अगर आपने उसमें नोटिस किया होगा, अ मोमेंट, मैं भी निकाल लेता हूं। ये था ना, फाइंड द वर्क डन इन अ पार्टिकल इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए 1,2,3 मीटर्स टू बी 2,3,4 मीटर्स अंडर अ फोर्स। अब पहला फोर्स देखो क्या है इसमें, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, सही है। और दूसरा फोर्स 2xi कैप 3y² कैप 4z क्यूब k कैप, है ना। अब उसमें जो आपने पहला फोर्स देखा वो वेरिएबल है क्या, नहीं कांस्टेंट है। तो फोर्स तो कांस्टेंट है मगर उसके डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, एक्स पर भी है वो, वाई पे भी है वो और जेड पे भी हो। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एक्स पे भी हो रहा है, वाई पे भी हो रहा है और जेड पे हो रहा है। तो इन दिस सिचुएशन हालांकि फोर्स कांस्टेंट है मगर फिर भी आपको वही इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, इजंट इट। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था ग्राफिकल इवेल्युएशन ऑफ वर्क।
हमने देखा कि देखो भाई, आप जो चीज़ इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं वो चीज़ ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो हमने कहा कि अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हो और उस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। कल हम लोग ने वो देखा था। फिर हम लोग ने आगे बढ़े थे, वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब ये क्या है कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, दो अपने जो आसपास जो भी चीज फोर्स लगाती है उसकी फील्ड को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहा जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहा जाता है। अगर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और आपका वर्क डन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस रास्ते से लेके गए हो, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था, तो हम लोग कहते हैं कि भैया वर्क डन, सॉरी, इट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जैसे कि उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग वाला फोर्स होता है। ये सारे के सारे फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, है ना। क्योंकि देखो, अगर मैं स्प्रिंग को, कोई स्प्रिंग है, मैं उसको ऐसा खींच रहा हूं, तो जो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जो स्प्रिंग में एक वर्क डेवलप होगा, वो आप ऐसा खींचो या ऐसा खींचो, वर्क कैसा रहेगा, सेम। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसा सीधा यूं लेके जा रहे हो, है ना, तो मैं सीधा लेके गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी होगी, तो बोले -mgh। अब अगर मैं उसको ऐसा 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 करके ये पॉइंट तक ले जा रहा हूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी होगी, -mgh। अब आप बोले नहीं नहीं सर, दोनों टाइम वर्क डन तो अलग अलग है। बेशक अलग अलग आएगा, किसका वर्क डन अलग अलग है, मेरे मसल्स का, है ना। मेरे मसल्स पिछली बार ज़्यादा फोर्स नहीं लगाए थे, मगर इस बार उनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा था, है ना। तो वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स कैसा था, फिर इस बार ज़्यादा था। आई क्या बात समझ में आपको। तो बात वही हो रही है बेटा यहाँ पे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है उसको डिपेंड, फर्क नहीं पड़ा कि तुम उस रास्ते से गए, उसको फर्क सिर्फ इस बात से पड़ा, है ना। किस बात से पड़ा उसको फर्क, सिर्फ कि भैया आपका इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलो जल्दी अंदर, अमजद भेजो जल्दी, अमजद। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो बेटा आगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, जिसपे वर्क डन डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से गए हो, वो मायने रखता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं। जैसे मैंने कहा, एक बड़ा सा टेबल है, मुझे वो दीवार के इस कोने से इधर कोने तक लाना है धकेलते हुए, मैं ढकेलते हुए लेकर आऊंगा और नोटिस करूंगा वर्क डन कितना है, जो भी होगा, W हो गया, सिर्फ बंद कर दो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कुछ तो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी, वो इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। अब मैं कहता हूं कि ठीक है भाई, एक काम करो, उस टेबल को ऐसा लौटते हुए लेके आ, तो ऐसा 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 लौटते हुए लेके आ। अब क्या तेरा वर्क डन सेम रहने वाला है क्या, नहीं, इस बार वर्क डन कैसा हुआ, ज्यादा हुआ। तो यहां पर जो वर्क डन है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था क्या, नहीं, वो तो एक्चुअल पाथ फॉलोड पे डिपेंड कर रहा था। तो ऐसे फोर्सेस, अच्छा ये बोले ऐसा क्यों, क्योंकि बोले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था उसके पर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है कि तुम कितना चल के गए, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि भाई आप शुरू कहां से किए और खत्म कहां से किए। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है, विस्कस फोर्स आता है और एयर रेजिस्टेंस आता है। तो कल तक हम लोग ने ये पार्ट तक देखा था और हमने कहा था कि आज उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है, हम वो लेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स ही है, फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम अब आगे के पार्ट पे, है ना। वर्क का जो लास्ट है, आई थिंक लास्ट पार्ट है ना वर्क का, जो भी है देखेंगे इतना। चलिए,
तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पहले देख लीजिए एक बार. If W1, W2 and W3 represents the work done in moving a particle from A to B along three different paths, 1, 2 and 3 respectively as shown in the gravitational field. ये हमारे लिए सबसे important word, gravitational field of a point mass, find the work correct relation. तो gravitational field कैसा होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है. और कंजर्वेटिव फील्ड में पाथ क्या है, सॉरी वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे. तो चाहे आप इस रास्ते जाओ, चाहे आप इस रास्ते जाओ या चाहे आप इस रास्ते जाओ. अच्छा, नंबर तो दिया नहीं मैंने इनको. तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 पाथ है और ये नंबर 3 का पाथ है. तो मुझे एक बात बताइए, आप सभी रास्तों का इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसा है? सेम है. आपने यहाँ से शुरू किए, ख़त्म यहाँ पर किए, भले ही रास्ते कैसे थे, अलग अलग थे. इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, कौन सी फील्ड में ट्रैवल कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड. एंड वर्क डन बाय द वर्क डन इन द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? सेम होता है. इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है. तो इसीलिए हर रास्ते पे जो वर्क डन रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा. और इसी वजह से मैं इसको लिखूंगा कि भैया ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा है? सही है. A body of mass 0.3 kilogram slides down an inclined plane of length 10 meter and height 5 meters. Calculate the work done by the gravity for complete motion from top to down. तो हम इसे दो तरह से कर सकते हैं. तो देखो, एक ब्लॉक है जो फिलहाल यहाँ रखा गया है और ये यहाँ से स्लिप होता हुआ नीचे तक आएगा. ये जो प्लेन है उसकी लेंथ कितनी दी गई है आपको बेटा? 10 मीटर्स. और ये हाइट कितना दिया गया है बेटा आपको? 5 मीटर्स. थीटा एंगल कुछ दिया हुआ है आपको? नहीं दिया हुआ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाएगा, निकल जाएगा वो. अच्छा, एक बात बताओ बेटा, अब हम अगर मैं ये ब्लॉक को रख के नीचे छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये ब्लॉक घसरते हुए नीचे आएगा. मैं आपसे पूछूंगा इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, मान लो स्मूथ सरफेस है, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो लग रहा होगा उसका वेट, नो डाउट उसका वेट लग रहा होगा mg, और उसमें आ रहा होगा दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, है ना. ये दो फोर्सेस लग रहे होंगे. उसके अलावा कोई है क्या? फ्रिक्शन तो नहीं है. मैंने पहले ही बोल दिया स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं. आप ढकेल रहे क्या उसको? नहीं, तो वो भी वो है नहीं उसके अंदर. फिर बचा क्या? तो बोले सिर्फ दो ही बचे, वेट और नॉर्मल रिएक्शन. इसमें से मैं वेट को दो कंपोनेंट्स में बांट सकता हूँ. तो बोले एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा. ये वाले कंपोनेंट का नाम क्या होता है हमेशा? नहीं बेटा, साइन थीटा होता है. भूल गए, है ना. ये कंपोनेंट का ना, ये mg cos थीटा है, ये mg sin थीटा. हमें mg cos थीटा का कोई काम ही नहीं है ना. क्यों? काम किसका है? तो बोले फिर mg sin थीटा का है. mg sin थीटा ये भी एक फोर्स है. और क्या ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है ना. और आपको याद होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क क्या कहता है?
कि भैया अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके फोर्स की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम वर्क कहते हैं। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट का यही डायरेक्शन है ना, और फोर्स का भी यही डायरेक्शन है। और कौन सा फोर्स है वो, मगर एम जी साइन थीटा। तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा कि भैया वर्क डन, मेथड वन, एक है मेथड वन करके टाइटल डाल देता हूं मैं। तो वर्क डन क्या आएगा, तो बोले वो जो फोर्स लगा आपका एम जी साइन थीटा, हाँ जी, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा। अच्छा ठीक है, तो मास कितने का है, तो बोले 0.3 का है। जी कितने का है, तो बोले 10 का है। साइन थीटा क्या होता है, तो बोले ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 5/10। और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, 10 का ही हुआ है ना। तो बोले इस तरह से आ गया। फिर आप बोलेंगे ये 10 और ये 10 तो हो गया कैंसिल। 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 5 ज़ा 15। तो आंसर क्या आया बेटा, 15 जूल्स आ गया, है ना। ये समझ में आया आपको, पहले ये समझ में आया। मैंने क्या किया, मैं पहले लिस्ट बनाया उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो मैंने देखा कि भैया एक mg जा रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है। फिर मैंने वेट को दो कंपोनेंट्स में बांटा, mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। हमारा ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कोई काम का नहीं। क्यों कोई काम का नहीं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है। नेचर ऑफ वर्क पढ़े थे, याद है। अगर कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर हो तो उसके कारण वर्क डन क्या होता है, जीरो। मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं है। तो मतलब इसका और इसका डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगा तो किसके वजह से होगा, mg sin थीटा की वजह से होगा, हा या ना। डिस्प्लेसमेंट होगा mg sin थीटा के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें इसी फोर्स को लेना पड़ेगा बेटा, कौन सा फोर्स, mg sin थीटा। कौन सा फोर्स, mg sin थीटा। उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने mg sin थीटा को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो भैया बढ़ गया मेरा वर्क डन। बात समझे ना, क्योंकि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, तो उसी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया। अब m की वैल्यू डाला, g की वैल्यू डाला, साइन थीटा की वैल्यू डाला, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाला, और आ गया आंसर। फिर उसके बाद हम एक और मेथड से इसको कर सकते हैं। बोले कौन सा मेथड, तो बोले मेथड नंबर 2। यहां लिखता हूं, वहां जगह रहेगी, मेथड नंबर 2। बोले ये क्या मेथड है, बहुत आसान मेथड बेटा। हमारा देखो वर्क डन, अच्छा ये फोर्स कौन सा लगा उसको, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। किस फोर्स ने खींचा उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी वर्क डन किसने किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम कहेंगे वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो मैं कहूँगा इनिशियल पॉइंट कहाँ था, इधर था। फाइनल पॉइंट कहाँ था, इधर था। क्या मैं बोल सकता हूँ कि बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। तो भाई अगर ऐसी बात है तो भाई ठीक है, मैं कहूँगा कि भाई देखो अब इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा, तो बोले mg लगा। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बोलूंगा प्योर ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो बोले नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा, तो बोले mg लगा। अच्छा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, तो बोले 5 मीटर, है ना। तो लिखो भैया वर्क डन इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या ये फिर से 15 जूल नहीं आता, है ना। तो चाहे आप ऐसा कैलकुलेट करो चाहे वैसा कैलकुलेट करो, आंसर सेम आना है। बोले क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आप कैलकुलेट कर रहे हो। वो डिपेंड नहीं करता कि आप इस रास्ते से जा रहे हो या इस रास्ते से जा रहे हो, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इनिशियली वो थोड़ा ऊपर था, फाइनली एकदम नीचे आ गया, है ना। अब आप बोल रहे होंगे नहीं नहीं सर ये इधर आया ना, बेटा आप उसको हाइट के हिसाब से देखो, है ना। आप हाइट के हिसाब से देखो, मैं बोलूँ कितनी हाइट नीचे आया, तो आप बोले 5 मीटर, है ना, उस हिसाब से। ठीक है, लिख लो।
हम्म, बॉडी ऑफ मास 0.3 किलोग्राम, बिल्कुल इसी तरह से इज टेकन अप ऑन इंक्लाइन प्लेन, उसे ऊपर ले जाया गया एक इंक्लाइन प्लेन पर, ऑफ लेंथ, उस प्लेन की लंबाई 10 मीटर थी, 10 मीटर, और उसकी ऊंचाई एंड हाइट 5 मीटर्स, मतलब वही वैल्यूज दिख रही है अभी तो, एंड देन अलाउड टू स्लाइड डाउन, फिर आपने उसे नीचे गिरने दिया, द बॉटम, आखिर तक नीचे गिरने दिया। फिर से द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the body and the plane is 0.15। तो फिर what is, तो पता लगाइए क्या, पहला work done by applied force work done by applied force over the upwards journey, तो work done by applied force over the upwards journey। दूसरा work done by gravitational force over the round trip। तीसरा work done by the frictional force over the round trip। चलिए, एक जबरदस्त क्वेश्चन जिसमें कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सबके सब आ गए एक साथ। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये एक आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है, ओके,
जिसकी हाइट आपको दी गई है 5 मीटर, ठीक है। और आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके गया और फिर वापस ऊपर से वो नीचे आ गया घसर के खुद ब खुद। तो भैया उस, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितने का होगा, 10 मीटर्स का होगा। तो उसने 3 सवाल किया है। अगर मान लो कि यहाँ का जो रफनेस है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ का, वो अगर 0.15 है, तो वो कह रहा है कि भाई पता लगाओ कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना होगा ओवर द कंप्लीट जर्नी। और आपने कहा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा पूरे राउंड ट्रिप पर, और वर्क डन बाय आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा ओवर द राउंड ट्रिप, मतलब आगे वापस जाने के अंदर कितना जाएगा। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ तक क्या आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं हम लोग। जब वो यहाँ तक आ चुका होगा तो अप्लाइड फोर्स कुछ इस तरह लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, है ना, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगा। वेट उसको नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा उसके मोशन को, है ना। मगर हम वेट को 2 कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं, एक आएगा mg cos थीटा और दूसरा आ जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब बेटा इसमें से बता सकते हैं मुझे कौन कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। mg sin थीटा, mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब आप बोलें सर mg का क्या, बेटा mg को बांट दिया ना अपन ने, जब mg को बांट दिया अपन ने तो उस पर ध्यान नहीं देना, फिर इस पर ध्यान देना, बस उसकी कंपोनेंट्स पे ध्यान देना। तो mg cos थीटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो बोले फिर रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, अप्लाइड फोर्स और आपका mg sin थीटा और आपका जो भी है, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ठीक है, वर्क डन या फिर नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। जो टोटल वर्क डन रहेगा, ये इसके राउंड ट्रिप का पूछा कि उसने सिर्फ अपवर्ड जर्नी का पूछा, सिर्फ अपवर्ड जर्नी का ना, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, हाँ ठीक है, मगर उसमें कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ गया। तो वर्क डन बाय द बॉडी ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज टेकन फ्रॉम 10 मीटर, हाइट 5 मीटर, देन अलाउड टू slide down at the bottom again. The coefficient of friction between the body and the plane is 0.15. What is the work done by the applied force over the upward journey? तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स होता तो उससे वर्क डन डायरेक्टली निकल जाता, और अपने को अगर निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ चुका है। और फिर अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, फिर नेट वर्क डन भी नहीं अपने पास दिया हुआ। चलो एक काम करते हैं, अपन पहले सेकंड पार्ट पे जाते हैं, सेकंड पार्ट पर इजीली निकल जाएगा कि देखो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप क्या रहेगा बता सकते हैं आप, 0 रहेगा। सेकंड पार्ट का आंसर 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि भैया जाके आप वापस आए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसी है, सेम है, और आप वर्क डन किसकी वजह से मांग रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है शुरू कहाँ पे की और खत्म कहाँ पे किए, तो शुरू भी वहीं से किया, खत्म भी वहीं से किए जर्नी, इसीलिए उसके कारण वर्क डन क्या हो जाएगा 0। और अगर तीसरे पार्ट पे अगर जाते हैं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा,
राउंड ट्रिप पे, तो वो हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ म्यू एम जी साइन थीटा इंटू एस। नहीं नॉर्मल जान दो भाई, एक मिनट को पूरा लिख देता हूँ, इंक्लाइंड सरफेस है वो, -2 आएगा। बोले ये -2 क्यों? अरे भाई देख, जब ऊपर लेके जा रहा था तो कितना था -FS, जब ऊपर से नीचे आएगा तब कितना होगा -FS, और जब दोनों ऊपर जाते वक्त भी -FS, नीचे आते वक्त भी -FS, क्योंकि चाहे आप ऊपर जा रहे हो या चाहे आप नीचे आ रहे हो, वो आपको क्या करने वाला है, अपोज ही करने वाला है, इसीलिए -2 आ गया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है यहाँ पे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है यहाँ पे, तो ये mg cos थीटा के बराबर होता है ना, mg cos थीटा के बराबर होता है ना, इजंट इट। तो फिर ठीक है भाई, अब वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, -2 म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो -2, अब अपने को cos थीटा भी अलग से निकालना पड़ेगा। cos देखो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बना है, ये 5 और ये 10 और ये x, तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 75, यानी कि क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5√3, 5√3 हो जाएगा। तो ठीक है भाई, म्यू की वैल्यू 0.15, m की वैल्यू कितनी दी गई थी आपने, मास कितने का है 0.3 का, g की वैल्यू 10, cos थीटा यानी कि होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 5√3 अपॉन 10, और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ था 10 का। फिर ये बचा, ये 10 और 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बेटा ये कैलकुलेट करे बताओ कितना रहा आंसर, चलो वो कैलकुलेशन करो, बताओ जब तक कि कितना रहा आंसर। Work done by applied force, अप्लाइड फोर्स दिया नहीं उसने, √3 को मल्टीप्लाई कर 1.732 है √3। देख ये 2 5 से 10 हो जाएगा, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा 1.5, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा 3, तो 4.5 √3 बराबर, और 4.5 को √3 से, √3 मतलब क्या होता है 1.732, उससे मल्टीप्लाई करो, √3 इज इक्वल्स टू होता है 1.732, इससे मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, 7.794 है ना, 7.794 जूल्स। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारा ओवर द राउंड ट्रिप आ गया, हाँ माइनस साइन इंपॉर्टेंट, हाँ तो फ्रिक्शन भी आ गया अपना, ग्रेविटी भी आ जाएगा, mgh से तो ग्रेविटी भी आ जाता है, इसका आधा करेंगे तो ये वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा अपवर्ड जर्नी के लिए। उसमें वर्ड स्लोली कुछ लिखा हुआ है क्या, देखो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें अगर ऐसा लिखकर आता कि स्लोली, वर्ड एक स्लोली आ जाता कि भैया आपने धीरे 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 उसको ऊपर लेके गए हैं, अगर आप धीरे धीरे ऊपर लेके गए हैं तो आगे जाके आप एक चैप्टर पर टॉपिक पढ़ने वाले हो वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें ये पता चलेगा जो नेट फोर्स होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, नेट फोर्स जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब अगर आपने धीरे धीरे लेके गए तो स्पीड बदली क्या, उसकी बदली क्या, नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी बदली क्या, नहीं, अगर काइनेटिक एनर्जी बदली नहीं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पार्ट हो जाता है 0, और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। फिर आप कहते हैं कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स जो है
ये माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है ना। और वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है आप कैसे mgh करके निकाल सकते हैं, या mg sin थीटा इंटू एस करके निकाल सकते हैं, अभी पिछली बार देखे। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये इसका आधा ले लो, है ना, सिर्फ एक साइड का, तो उससे आप निकाल सकते हैं। फिर वो जो वैल्यू आती है वो होती है आपकी अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पर उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया मगर, तो मुझे वो डाउट जा रहा है, एक तो उसने नेट वर्क डन देना था, या फिर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू देना था, है ना, या फिर ये बोलना था कि वो स्लोली स्लोली आपने लेके गए, जिसके कारण आप ये वाला लगा सकते थे फैक्टर। उसके अलावा कुछ ऐसा लगता वो मुझे अभी तो नज़र नहीं आ रहा। तो इतना रीजन जो है इसको छोड़ दो, उसकी जगह छोड़ दो। मैं एक बार क्वेश्चन जहाँ से मैंने लिखा एक बार फिर से टैली करूँगा मैं, कि उसमें मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया ये तो पार्ट उसके अंदर। अगर उसमें कुछ मिस्ड है तो फिर आपको बता दूंगा मैं, नहीं तो फिर अपने देखेंगे बाद में इसको, ठीक है। इतना थोड़ा सा जगह छोड़ देना, पहला ऐसा डालना, उसकी थोड़ा स्पेस छोड़ देना 5-6 लाइन का, फिर उसके बाद आप उधर जाइएगा। ये मत लिखना, सेकंड और थर्ड डाल के लिख लो बस, फर्स्ट वाला पार्ट छोड़ दो। क्वेश्चन लिखना सभी का हो चुका है, देख लो फटाफट। चलो अगला टॉपिक क्या है? वर्क डन बाय पुलिंग, वर्क डन ऑन इन पुलिंग द चेन ऑन द टेबल है ना ये अगला। देख लो। हो गया बेटा, डायग्राम हो गया। उसके बाद का, और फिर उसके बाद वो है ना, वर्क डन इन पुलिंग द चेन ऑन द टेबल, ठीक है। हो गया आपका लिखना, डायग्राम हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक 6.1.5। हाँ बेटा क्या बताया था, वर्क डन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, वर्क एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, बस ये समझना है हमको कि वर्क जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिख लो, पहले लिख लो। ऑब्जर्वर इन ग्राउंड रेफरेंस, ऑब्जर्वर इन रेफरेंस ऑफ ट्रेन। याद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला था मैंने, सब पढ़ाया था। हम आसपास की दुनिया को किसी के रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, वो खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, रेस्ट पे है, ये सारी चीज़ों को हम किसी न किसी रेफरेंस के साथ बोलते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे कोई गाड़ी ज़मीन के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से कोई मोशन में नज़र आए तो मैं बोलूँगा वो मोशन में है ना। ट्रेन में हम बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, सामने वाला पैसेंजर मेरे सामने बैठा हुआ है, हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं, रेस्ट में, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को ट्रेन के रेफरेंस में देख रहे हैं। वहीं अगर कोई बंदा बाहर खड़े रह के ग्राउंड पे हम दोनों को देख रहा है तो हम दोनों मोशन में, क्योंकि वो हमें ग्राउंड के रेफरेंस से देख रहा है। आई ना बात समझ में आपको। तो अब वही बात यहां पर सामने आ रही है, रेफरेंस से फर्क पड़ता है कि वर्क डन पे, बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि यहां देखो कि एक आदमी है जो हम लोग कहेंगे कि एक वर्कर है, ये जो हमारा बंदा है ये वर्कर है, कूली। पढ़ाई करो नहीं तो ये हाल तुमको, तुम्हारा हाल हो जाएगा। तो भैया एक ये वर्कर है जो एक बॉक्स को ढकेलते हुए आगे लेके जा रहा है, और कितना ढकेला उसने, x0 डिस्टेंस तक, x0 डिस्टेंस तक आगे ढकेला उसने। मैं कहूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x0। एक बंदा ट्रेन में खड़ा है, मतलब दोनों भी सेम रेफरेंस में है, और एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है। अब ऐसा है कि ट्रेन भी मोशन में है ना, और मान लो कि हमें 10 सेकंड के अंदर कितना वर्क हुआ वो कैलकुलेट करना था। 10 सेकंड के अंदर कितना वर्क डन हुआ हमें वो कैलकुलेट करना था। तो मैं अगर सेकंड वाले ऑब्जर्वर के नजरिए से देखूंगा जो कि खुद ट्रेन में है, वो क्या देखेगा, उसके नजरिए से देखेंगे तो वो बोलेगा कि वर्कर ने फोर्स F लगाया, वर्कर ने फोर्स F लगाया, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x0। तो विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड ऑब्जर्वर वर्क डन कितना रहेगा, F इंटू x0, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x0 हुआ। ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद अब अगर हम कहेंगे कि भाई अगला ये जो ऑब्जर्वर था, पहला ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे खड़ा था, उसका क्या रहा व्यू। तो आपने देखा ट्रेन मोशन में थी, मान लो 10 सेकंड के अंदर ट्रेन डिस्टेंस x ट्रैवल कर चुकी है, डिस्टेंस x ट्रैवल कर चुकी है। अब देखो ट्रेन डिस्टेंस x ट्रैवल कर चुकी है, और उसमें बक्सा जो था वो भी आप x0 डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बक्से का कितना हो गया, फिर x प्लस x0 हो गया, है कि नहीं।
अब अगर मान लो कि अगर ये सिर्फ यहाँ रखा रहता और ट्रेन आगे सरक जाती, है ना, मान ले कि फॉर एग्जांपल ये ट्रेन का पार्ट है और आपका डब्बा यहाँ रखा, बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, ट्रेन जो है 10 मीटर आगे सरकी, तो डब्बा कितना आगे सरका, 10 मीटर। मगर जब ट्रेन सरक रही है तो मैं बक्से को भी सरका रहा हूं। अगर ट्रेन 10 मीटर आगे सरकी और बक्सा 2 मीटर आगे सरका तो बक्से का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 12 मीटर हुआ। वही बात हो रही है कि ट्रेन खुद x डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है और उसमें रखा हुआ बक्सा भी क्या है, x0 डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से ट्रैवल कर चुका है। तो वर्क डन ड्यू टू द फर्स्ट ऑब्जर्वर क्या होगा फिर, तो आप कहेंगे सर वो तो फिर x प्लस x0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो भैया अब इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वर्क डन कितना हो रहा, ज्यादा हो रहा, और इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वर्क डन क्या हो रहा, कम हो रहा। इसी तरह से एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, मान लो इसी तरह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब ये बक्से को इधर ढकेल रहा है और ट्रेन इधर जा रही है ना। अब यहां जो ऑब्जर्वर खड़ा है, जैसे कि मैं कहूंगा देखो ये इस तरह से सिचुएशन, ऑब्जर्वर एक यहां पर है और दूसरा ऑब्जर्वर यहां वर्कर क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को यहां से ढकेलते हुए लेकर आ रहा है, यहां से पुश करते हुए ला रहा है, और एक ऑब्जर्वर एग्जैक्ट उसके सामने खड़ा हुआ है ना। मान लो ये फर्स्ट ऑब्जर्वर, ये सेकंड ऑब्जर्वर। अब सिचुएशन ये है कि जितनी स्पीड से ट्रेन आगे बढ़ रही उतनी स्पीड से ये जो वर्कर है वो भी उस बक्से को पीछे लेकर आ रहा है। जितनी स्पीड से ट्रेन आगे बढ़ रही उतनी स्पीड से ये आगे लेके आ रहा, तो ये इसको इसके करीब आता हुआ नजर आ जाएगा। वो बोलेगा हाँ भैया इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, बोले कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बोले x0 डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बोले वर्क डन पहले ऑब्जर्वर के नजरिए से कितना हुआ, तो आप कहेंगे f इंटू x0। मगर ये तो लगातार उसको कहां देखेगा, अपने सामने ही देखेगा। वो तो ऐसा लग रहा वहीं है, वहीं हिल रहा, जैसा क्या बोलते वो अपना जिस पर रन करते अपन, अरे वो दौड़ते जॉगिंग करते, अबे नहीं ना रे, वो जिम में रहता भागते, उसके पास जगह पे खड़े रहते अपन, मशीन बोलते। वाह रे वाह, नाम ही याद नहीं आ रहा, जो भी है भागने की मशीन नहीं ना, कुछ तो अच्छा ही नाम है, याद नहीं आ रहा। ट्रेडमिल ट्रेडमिल है ना, अच्छा भागने की मशीन ट्रेडमिल। तो देखो ट्रेडमिल जो है, मान लो आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, है ना, तो आपके लिए तो भैया वो बंदा जगह पे ही खड़ा हुआ है ना, भले वो उसके खुद के लिए भाग रहा होगा बट वो आपके हिसाब से तो वो जगह पे ही खड़ा है। तो वैसी सिचुएशन यहां पर हो रही कि उसके लिए तो सामने वहीं पर है वो खड़ा हुआ, है ना। तो भाई इस तरह से इसके नजरिए से देखा जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। मगर इसके नजरिए से वर्क डन तो हुआ f इंटू x0, है ना। तो बात सिर्फ सिंपल सी ये कहना था इसमें थियोरेटिकली कि वर्क डन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक आपने देखा कि इसमें वर्क डन कितना था, f इंटू x0, और यहाँ पर वर्क डन सेकेंड ऑब्जर्वर के जरिए कितना था, f इंटू x प्लस x0। ठीक है, तो चलो एक काम करो, सबसे पहले आप हेडिंग डाल के डायग्राम बना लो। एक काम करो, इसको नंबर 2 देना और इसको नंबर 1 देना। चलो अब बना दो डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको थ्योरेटिकली बोलता हूँ।
हुआ? क्या फर्जन धूप लग रही है क्या? छोटी बांधने पर तो शाहरुख खान लगता फिर। कौन सी मूवी में था वो लंबे बालों के? देखो नहीं, पठान है ना। सईद इमरान सर खुश हो जाते थे वो देखकर फिर। साहब काय का साहब। हो गया बेटा? चलिए लिखो फिर। As seen in the figure, a worker is pushing a box on the surface of a worker is pushing, as seen in the figure, a worker is pushing the box on the surface of train. Under the observation of two observers, under the observation of two observers, first in train and second in ground. First in train and second in ground. If the worker pushes the box through distance x0, x suffix 0, by applying a force distance x0, by applying force F, capital F, the work done by the worker with respect to first observer is W1 is equals to Fx0 लिखा दो। W1 is equals to ये वाला इक्वेशन Fx0 is W1 equals to Fx0 as लिखो नीचे आ गए as worker and observer are in same frame of reference, as worker and observer are in same frame of reference, as worker and observer are same frame of reference, full stop. अब पैराग्राफ बना के लिखो। whereas as per the view of second observer, during the motion of box
consider that the train was also in motion. Consider that the train was also in motion and it got displaced through distance x तो जब आपका वर्कर पुश कर रहा था उस वक्त मान के चलो कि ट्रेन भी मोशन में थी और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डिस्टेंस x है ना, कॉमा देन द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स, आगे लिखो बेटा, डिजाइन मत बना, लिख आगे, उसको काय को कलर करते बैठा, आगे लिख, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स, देन total displacement of box with respect to second observer on ground will be x plus x0, will be x plus x0, x plus x0. Therefore, net work done by the worker according to the second observer, therefore net work done by the worker according to the second observer, then net work done according to the second observer, net work done according to the, therefore कहाँ था रे, therefore net work done by the worker according to the second observer will be, observer हो जा रहा है बार, observer will be, ये वाला फॉर्मूला, f into x plus x0, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ वर्क, ये सिक्स्थ वाला आएगा ना, वर्क डन in pulling the chain ray on the table,
चलो हो गया बेटा, इधर ध्यान दो। हमने देखा कि एक चेन है जिसकी कुल मिला के लंबाई है कैपिटल एल, कुल मिला के मास कितना है कैपिटल एम, उसमें से एल बाई एन हिस्सा चेन का टेबल पे से लटक रहा है इस तरह से। तो मैं कहूंगा कि ये जो लेंथ है ये कितना है, एल बाई एन है। जैसे इसको 1/3 बोल सकते हैं, हाफ बोल सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं, 1/5, 1/6, 1/7, जो बोलना है बोल, है ना। तो हम कह रहे हैं फिलहाल कि इसका एल बाई एन लेंथ जो है वो क्या हो रहा है, सस्पेंडेड है फ्रॉम द टेबल, सरफेस ऑफ टेबल। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें पता लगाना है कि अगर मैं इसको खींचूंगा, धीरे धीरे खींचूंगा, धीरे सुन लो अच्छे से, मैं इसको धीरे धीरे खींचूंगा तो कम से कम कितना वर्क करना पड़ेगा कि इसको मैं चेन को, पूरी की पूरी चेन को ऊपर खींच सकूं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है आपके इंटीग्रेशन मेथड से और एक आता है आगे जाके आप पढ़ने वाले हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला मेथड आता है, तो वो उसके मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। बट फिलहाल हम इसका देखेंगे। तो हम कहेंगे ठीक है, मैं क्या करता हूं, चेन का एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करता हूं। तो मैंने एक चेन का छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया जिसकी लंबाई dy है, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी dy, और सरफेस से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, तो भैया ये आ रहा है आपका y, सरफेस से कितना डिस्टेंस आ रहा है y, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कहूंगा ठीक है कि अगर आप इस छोटे से टुकड़े पे फोकस करेंगे, छोटे से टुकड़े पे फोकस करेंगे तो y डिस्टेंस तक ऊपर खींचने के लिए उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर सिर्फ उस छोटे से टुकड़े पे फोकस करूं मैं, तो मैं कहूंगा देखो, वर्क डन इन पुलिंग द एलिमेंट element dy through distance y will be, तो वर्क डन छोटा सा एलिमेंट है तो इसीलिए सिर्फ dw इज इक्वल टू f अप्लाइड इंटू dy। अच्छा ठीक है, अब आपका अप्लाइड फोर्स कितना रहेगा, तो बोले आपका अप्लाइड फोर्स रहेगा आपका इक्वल एंड ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड में वो किसके बराबर रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रहेगा। बोले ऐसे कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रहेगा, तो देखो भाई कैसा है, मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, धीरे धीरे आपको स्लोली स्लोली ऊपर खींचना है। आप तो जोर से भी खींच सकते हैं, है ना। अगर मैं चल कहूंगा कि देखो ये चेयर को मुझे क्या करना है, ये धीरे धीरे ऊपर उठाना है, अगर मैं इसको जोर से ऊपर उठाऊंगा तो देखो इस पे जो चेयर पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और मेरा एक अप्लाइड फोर्स है। जब मैं उसे जोर से ऊपर उठाता हूं तो मेरा अप्लाइड फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है, और अगर मैंने मान लो इसको चेयर को ऐसा पकड़ा और अचानक ये चेयर नीचे ही चलेगी, तो इस बार क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ अप्लाइड फोर्स से। और अगर आप धीरे धीरे चेन को ऊपर उठा रहे हैं, सॉरी टेबल को ऊपर उठा रहे हैं, स्लोली 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 इस तरह से ऊपर उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है तकरीबन तकरीबन ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। आई क्या बात समझ में। तो भाई हमारा ये मान के चलेंगे, क्योंकि आपकी चेन को स्लोली 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 ऊपर खींच रहे हैं, तो जो आपका अप्लाइड फोर्स होगा, इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, मान लिया, मगर सवाल ये उठता है कि अप्लाइड फोर्स असल में होगा कितना, वैल्यू क्या होगी इसकी। तो बोले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, तो बोले मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोले मास किसका, तो बोले इस छोटे से टुकड़े का, एलिमेंट का मास। बोले इस छोटे से टुकड़े का एलिमेंट का मास कितना आएगा, तो बोले ये आएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू dy। ये समझा क्या किसी को कि ये कैसे आया, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dy। अच्छा एक बात बता, ये पेन पकड़ो आप, ये पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और मास जो है 20 ग्राम है। पेन की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, मास कितना है 20 ग्राम। मैं एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ रहा हूं इसका, जैसे ये पट्टी आ रही है ना काले कलर की, मान लो कि इस छोटे से टुकड़े की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इस छोटे से टुकड़े की लंबाई
2 सेंटीमीटर है, पूरी इसकी लंबाई कितनी है, पूरे इसकी 10 सेंटीमीटर, मास कितना है 20 ग्राम। मैंने कहा आप छोटा सा टुकड़ा पकड़िए जिसकी लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, बताओ उस छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा, 4 ग्राम है ना, 4 ग्राम होगा ना। बोले कैसे, तो बोले अगर 10 में 20 है तो एक में कितना होगा 2 ग्राम होगा, 1 सेंटीमीटर में ना। 10 सेंटीमीटर में अगर 20 ग्राम है तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 2 ग्राम। और हमने कितने का सवाल किया 2 सेंटीमीटर का, तो आप क्या करेंगे वो 2 सेंटीमीटर से जो 1 सेंटीमीटर में वैल्यू आती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 4 ग्राम। फिर से बताता हूं, है ना। आप क्या करते हैं कि भैया मैंने कहा कि जैसे सिंपल है, चलो इसका छोड़ो, मैं एक सादा चॉकलेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन, वही जो हमेशा वाला है ना। अब भाई आप गए दुकान पे, मान लो भैया इमरान अली सर ने आपको बोला लो बेटा मेरी तरफ से पार्टी करो, है ना, उन्होंने 10 रुपये देंगे। मान लो ऐसा तुमने भैया 100 रुपए की नोट निकाल के दिया उन्होंने, अब तुम दुकान पे गए देखे, है ना, कि भैया ये बर्नी है भरी हुई, बोले ये बर्नी कितने, तो बोले कितने चॉकलेट्स है इसमें, 30 चॉकलेट है, बोले 300 चॉकलेट है और 100 रुपये आपके पास है। आपको पता चल गया कि 100 रुपये तो 300 चॉकलेट आ जाते, मगर मैं एक काम करता हूँ 100 रुपये में 300 चॉकलेट आ जाते, हाँ, मगर मैं एक काम करता हूँ पूरे नहीं खरीदता हूँ, मैं सिर्फ 20 रुपये खरीदूंगा, बाकी रख लेंगे अपन, बोले है ना। अब मान लो भाई आपको मालूम है 100 में कितने आने वाला है 300, अगर पूरे 100 रुपये दे देंगे, टोटल 100 रुपीज़ दे देंगे तो पूरे 300 चॉकलेट आपको मिल जाएंगे, मगर आप पैसे बचा रहे हैं, है ना, इतने लोग हैं नहीं, बोले अपन बाकी अपन पार्टी अलग से करेंगे अच्छी। तो अब बोले आपने क्या करे 20 रुपये निकाले और आपने बोलेंगे ये लो 20 रुपये, कितने चॉकलेट्स मांगेंगे फिर आप 60, आप खुद बोलोगे ना ये ले 20 रुपये 60 चॉकलेट दे दे, है कि नहीं, तो 60 चॉकलेट आप दे देंगे, आप बोलेंगे दे दो। आपको कैसे मालूम कि 20 में 60 ही जाएगा, जैसे ही आपने कहा 100 में 300 आ रहे, तो पहले आपने जैसे ही बोला 100 में 300 आ रहे तो 1 रुपये में कितना 3 आ रहा, फिर 20 रुपये में कितने आएंगे, मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 होंगे ना, तो भाई 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 हो गए। वही खेल यहां खेल रहे अपन कि आपको मालूम है इतना लंबा लेंथ L है पूरे उसका चेन का, उसका टोटल मास कितना है m, मैं बोलूंगा पूरी चेन का मास m है, पूरी चेन की लंबाई कितनी है L है, तो मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर चेन की लंबाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर लंबाई के चेन में कितना मास होगा, तो आप बोलेंगे देखो टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ये बताएगा कि 1 सेंटीमीटर के टुकड़े में कितना मास है, समझ में आ रहा है ना। तो बोले 1 सेंटीमीटर के टुकड़े में कितना मास है। अच्छा मैंने जो टुकड़ा पकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है, मैंने जो टुकड़ा पकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है dy, तो इसमें कितना मास होगा, तो बोले भैया इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो अब भैया यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे m/l इंटू dy, तो ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, ये मास बता रहा है पूरी ये वाली चेन का, ये वाली चेन का मास बता रहा है, ये स्मॉल m इसका मास बता रहा है। मैंने क्या करा मास पर यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर में कितना मास आ रहा है, और फिर उसको ये वाले लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया और आपको इस टुकड़े का मास पता चल गया। आई बात समझे आपको, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है कि अगर मैं मान लूं कि मुझे इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना रहा, इस छोटे से टुकड़े को, तो वर्क डन कितना लगेगा, अच्छा एक मिनट रुको, टुकड़ा कितना डिस्प्लेसमेंट करना है आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने गलत ले लिया, डिस्प्लेसमेंट कितना करना है y करना है ना, dy कहां से आ गया, देखो तो मुझे इस छोटे से टुकड़े को यहां डिस्प्लेसमेंट y तक लेकर आना है, तो ये y होना था, मैंने गलती से dy लिख दिया वहां पे। तो अब मैं कहूंगा ठीक है भैया, तो आपको अभी क्या पता चला, वर्क फोर्स के बारे में पता चला, मगर मुझे क्या कैलकुलेट करना था वर्क डन, तो भाई dw इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू डालो m/l इंटू dy इंटू जी मल्टीप्लाई बाय y, थोड़ा सा संभल के अच्छे से संभाल के लिखेंगे m/l इंटू जी y dy, m/l इंटू जी, और ये हो जाएगा y dy। अच्छा ये जो वर्क डन है वो किसके लिए है, तो बोले ये सिर्फ छोटे से टुकड़े को ऊपर सरकाने के लिए वर्क डन है। अगर पूरी बॉडी को मुझे ऊपर सरकाना है तो क्या करना पड़ेगा, तब तो बोले इंटीग्रेट करना पड़ेगा,
तो वर्क डन आपको पूरा ऊपर सरकाना है। बोले कहाँ से कहाँ तक सरकाना है पूरा, बोले 0 से लेके पूरा L/2 तक सरकाने का है। तो 0 to L/2 पूरा मुझे सरकाने का है यहाँ पे। तो भैया वर्क डन फिर M/L G y dy, ठीक है। अब इसमें से M/L G को बाहर निकालो, तो M/L इंटू जी इंटीग्रेशन y dy 0 से लेकर L/2, ठीक है। M/L इंटू जी ये हो जाएगा कितना, y²/2 0 to L/2। अच्छा ठीक है, अब इसको भाई वही 2 को निकालो बाहर, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू M/L इंटू जी y का स्क्वायर, ये 2 को बाहर निकाल लेता हूँ ट्वाइस है, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा L²/4 माइनस 0। 2 कहाँ से आ गए से L/n था वो, मैं वही बोल रहा साला ये 2 कहाँ से आ गए, L/n था वो, 2 कहाँ बदला ये, हाँ नहीं वो तो है, ये लिमिट्स में 2 कहाँ से आ गया था, ये L/n था ना वो, मैंने गलती से को L/2 ले लिया। तो देखो वर्क डन इज इक्वल टू, देखो क्या होता mg/L² ट्वाइस L/n², फिर ये L और ये L कैंसिल होता, तो वर्क डन इज इक्वल टू mgl/2 टाइम्स ऑफ n²। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। अल्टीमेटली आपको है ना सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन आपको इतना खास उस पर ध्यान नहीं देना है, देख लो अभी एक बार सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, मगर आपको अल्टीमेटली याद जो रखना है वो फॉर्मूला mgl/2 ऑफ n², ये है वर्क डन इन पुलिंग द चेन। अब यहाँ n की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे मान लो 1/3 चेन नीचे लटक रही, कितनी बेटा 1/3 ऑफ द टोटल चेन, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 3। मैं कहता हूँ 1/4 ऑफ द टोटल चेन, तो n की वैल्यू क्या आएगी 4। 1/8 ऑफ द टोटल चेन, तो n की वैल्यू क्या आएगी 8। आई बात समझ में आपको, तो इस तरह से n की वैल्यू रहेगी। देख लो क्या हुआ, हमने कहा कि मुझे सिर्फ इस छोटे से टुकड़े को ऊपर खींचना है, तो कहाँ तक खींचना है, तो बोले y डिस्टेंस तो ऊपर खींचना है, तो भाई पता लगाओ कि बोले वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो बोले देखो आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई मान लिया, अप्लाइड फोर्स कितना होगा, तो देखो वो जितना वेट है इस छोटे से टुकड़े का उतना ही फोर्स लगाने वाला हूँ मैं। इस छोटे से टुकड़े का वेट कितना होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ इसके लेंथ के मास पर यूनिट लेंथ को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करो, तो मास पर यूनिट लेंथ को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो इस छोटे से टुकड़े का क्या है मास है, फिर इसको स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करो, कर दिए। बोले आगे क्या, ठीक है अब ये वाला जो पार्ट है डाल दो कहाँ पर, बोले इस फॉर्मूले में। तो बोले ठीक है वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर M/L इंटू डी वाई इंटू जी इंटू वाई। अच्छा ठीक है भाई मान लिया कि M/L इंटू डी वाई इंटू जी इंटू वाई हो गया। अब आप थोड़ा सा ऊपर आगे पीछे करके लिख रहे हैं, अब ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंट M/L जी को इधर कर दिए, वाई डी वाई को एक साथ कर दिए। अच्छा ये कहाँ था, बोले इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट, जैसा ये छोटे से टुकड़े को वाई डिस्टेंस तक लाने के लिए वर्क डन था, मगर मुझे कहाँ से कहाँ लाना है, तो बोले देखो ये तो लिमिट क्या है, तो बोले 0 है, मेरा रेफरेंस लिमिट 0, ये कितना है, तो बोले ये L/n है, तो मुझे तो 0 से लेकर कहाँ तक लेकर आना है, L/n तक लाना है। तो 0 से L/n तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो mg/L को निकालो बाहर, बचा क्या y dy, तो 0 to L/n। अब y का इंटीग्रेशन क्या होता है y²/2, अब ये 2 को ले लो इधर बाहर, हाँ ले लिए, y की जगह अपर लिमिट यानी कि L²/n² माइनस y की जगह लोअर लिमिट यानी कि 0 का स्क्वायर जो कि 0 ही होगा। फिर इक्वेशन क्या बनती है mgl² ऑफ Ln², ये L और वो L कट गया, बच गया क्या mgl/2 ऑफ n², है ना। ये फाइनल इक्वेशन है। बट मैं अगेन कहूँगा कि डेरिवेशन ठीक है देख लिया आपने, बट हमारे लिए मेन जो मैटर करता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला या मैटर करता है। फॉर्मूला देख लो अच्छे से क्या है, वो mgl/2 टाइम्स ऑफ n²। क्या फॉर्मूला है mgl/2 n², mgl/2 n²। फिर से बोलो क्या है फॉर्मूला mgl/2 n²। फिर से बोलो क्या फॉर्मूला है mgl/2 n²। ठीक है, फिर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इसके पर, फिर ये मामला खत्म हो जाता है। यहाँ पर ये हो गया क्या आपका डायग्राम, और इधर का पार्ट हो गया सभी का, जल्दी करिए फिर।
क्या रहेगा आंसर? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 1/4 ऑफ द चेन इज हैंगिंग, मतलब n इक्वल्स टू क्या हो गया 4, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा mgl/2 टाइम्स ऑफ n का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और mgl 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो फिर वो हो जाएगा mgl/32। यस करेक्ट, लास्ट ऑप्शन आया। तो यहाँ पर वर्क कंप्लीट हो गया आपका, है ना, वर्क का सेक्शन। ऐसा नहीं कि वर्क के बारे में कुछ भी नहीं आएगा, वर्क अभी आगे आते ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है उसका, पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन है, बहुत सारे जगह पे आते रहेगा। बट एक टोटली जो वर्क को लेकर अपन अलग से पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो है आज तो शायद पूरे टाइम हो गया, कल डीपीपी लेना पड़ेगा अपने को, प्लस हम लोग कल कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी की भी शुरुआत कर देंगे। कैपिटल्स बोला मैंने कल, हो गया ना सर्कुलर मोशन पे, कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं हुआ। मॉक टेस्ट कल है क्या? अभी तो रिसेंट में हुआ ना कंप्लीट सर्कुलर मोशन पे। अभी ये जो हुआ अभी इसमें टेस्ट हुआ नहीं क्या तुम्हारा, अभी जो होने वाला था तो? अच्छा वो हुआ नहीं इस कारण से।